दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों की ढेरों शुभकामनाएं और दिल से धन्यवाद निषिद्ध जी और ब्लैक रोज RG2DX को आपके शानदार कमेंट्स और सुझाव इस चैनल के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह पनार के आदमखोर तेंदुए की दहशत पूरे इलाके पर छाई हुई थी। 400 से भी ज्यादा इंसानों को निगल चुका यह खूनी दरिंदा गांव-गांव में मातम फैलाता फिर रहा था। गांव वालों की बेबसी, हर झाड़ी में मौत की आहट और रात की खामोशी में गूंजती कराहें, सबने मिलकर उस इलाके को मौत की घाटी बना दिया था। और वहीं से शुरू हुई कॉर्बेट की रोमांचक और खतरनाक यात्रा। अब कहानी एक नए मोड़ पर है। शिकारी और शिकार का खेल अब निर्णायक पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। इस भाग में आप देखेंगे कैसे हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी है, कैसे छोटी सी चूक जान ले सकती है और कैसे इंसान अकेला खड़ा है उस खूंखार दरिंदे के सामने। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि भाग 2 में रोमांच और सिहरन पहले से कहीं ज्यादा है। सुबह होते ही मेरे भीतर एक बेचैनी थी, मानो उस कमरे की गंदगी और भय अब भी मेरी देह पर चिपका हो। पहला नाला देखते ही मैंने अपने लोगों को रुकने का आदेश दिया। नौकर को नाश्ता बनाने को कहा और आदमियों को सामान धोने का। फिर मैं साबुन लेकर पानी की ओर बढ़ा। पत्थरों से घिरे एक छोटे से तालाब में मैंने अपने तन से हर धागा उतार फेंका और उस पर जमी अदृश्य गंदगी को धोने लगा। कपड़े तालाब में बार बार मले और फिर उन्हें चट्टानों पर फैला दिया। उसके बाद साबुन से अपने शरीर को इस तरह रगड़ा जैसे आत्मा तक को साफ करना चाहता हूं। 2 घंटे बाद जब सिकुड़े हुए वस्त्रों में लौटा, तब जाकर लगा कि शरीर फिर से शुद्ध हो गया है और शिकारी का भूखा पेट नाश्ते के लिए तैयार। हमारा मार्गदर्शक एक अजीब व्यक्तित्व वाला आदमी था। सिर पर झबरीले बाल, ठिंगना कद, मोटा सा शरीर और कम बोलने वाला। जब मैंने उससे पूछा कि रास्ता कठिन चढ़ाई वाला है या नहीं, तो उसने बस अपना हथेली सीधी फैलाई और कहा, इतना समतल। पर हकीकत कुछ और ही थी। वह हमें तीखी ढलान से नीचे घाटी में ले गया और फिर बिना कुछ कहे सामने के पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। कांटेदार झाड़ियों से भरा, ढीली बजरी से ढका हुआ पहाड़ आग उगलते सूरज तले और भी निर्दयी लग रहा था। हम पसीने से तरबतर हांफते हुए ऊपर पहुंचे, लेकिन हमारा गाइड, उसकी सांस तक नहीं टूटी, मानो पहाड़ उसी के लिए बने हों। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते ही चारों ओर का नजारा मन मोह लेने वाला था। लेकिन तभी हमारे गाइड ने ठंडी आवाज में कहा, अभी हमें सामने दिखाई देने वाली 2 ऊंची पहाड़ियां और चढ़नी होंगी, तभी जाकर पनार नदी तक पहुंच पाएंगे। यह सुनते ही पनवा राजमिस्त्री, जिसने अपने परिवार के लिए उपहारों का बंडल और भारी ऊनी कोट उठाया था, थक्कर कोट गाइड को पकड़ा देते हुए बोला, जब आप हमें कुमाऊं की हर पहाड़ी चढ़वा ही रहे हैं, तो यह बोझ अब आप ही उठाइए। गाइड ने अपनी बकरी के बालों की डोरी निकाली और कोट को कसकर अपनी पीठ पर बांध लिया। हम ऊपर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे उतरते चले गए और फिर गहरी घाटी के तल में चमकती हुई नदी नजर आई। अब तक हम बियाबान जमीन पर थे, कोई पगडंडी तक नहीं, लेकिन अब एक संकरी राह सीधी नदी की ओर उतर रही थी। पर जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचे, मेरे मन में भय बढ़ता गया, क्योंकि नदी उफान पर थी और पार करना जानलेवा लग रहा था। गाइड ने आश्वस्त किया, कुछ नहीं होगा। जूते मोजे उतार कर मैंने पनवा का हाथ पकड़ा और नदी में उतरा। चौड़ी धारा टूटते बुलबुलों
से भरा सतह, पैर तले खुरदरी चट्टानें। कई बार फिसलते फिसलते बचे, लेकिन आखिरकार हम हांफते हुए दूसरी ओर पहुंच गए। पीछे मुड़कर देखा, गाइड बुरी तरह जूझ रहा था। जो पानी हमारे जांघ तक था, वह उसके कमर से ऊपर जा रहा था, और उसने बड़ी भूल कर दी, धारा को सीधा मुंह देकर चढ़ने की कोशिश। अगले ही पल तेज धारा ने उसे पलटा और वह बाढ़ में बह गया। मैं नंगे पैर नुकीले पत्थरों पर लाचार खड़ा था, लेकिन पनवा, उसने बंडल पटक दिया और बिजली की तरह किनारे किनारे दौड़ा। 50 गज नीचे एक विशाल चट्टान नदी में निकली थी, जिस पर से मौत की तरह गरजता हुआ भंवर बह रहा था। पनवा उस गीली और फिसलन भरी चट्टान पर जा लेटा, और जैसे ही बहता हुआ गाइड पास आया, उसने उसके लंबे बालों को दबोच लिया। जान की बाछी लगाकर उसने उसे बाहर खींच लिया। दोनों जब लौटकर मेरे पास आए, तो गाइड पानी से भीगी बिल्ली की तरह लग रहा था। मैंने पनवा की वीरता की प्रशंसा की। तुमने उसकी जान बचाकर बड़ा काम किया। पर पनवा ने मुझे अचंभित कर दिया। अरे, मैंने उसकी जान नहीं, अपना नया कोट बचाया है, जो उसकी पीठ पर बंधा था। कारण चाहे जो हो, एक त्रासदी टल चुकी थी। बाकी आदमियों को मैंने बाहों में बाहें डालकर सुरक्षित पार कराया और रात वहीं नदी किनारे गुजारने का निश्चय किया। पनवा, जिसका गांव 5 मील दूर था, अपने गाइड के साथ आगे निकल गया। गाइड, जो दूसरी बार उस प्रचंड नदी का सामना करने से डर चुका था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हम निकल पड़े सानौली की ओर, जहां कुछ ही दिन पहले नरभक्षी ने अपना आखिरी शिकार किया था। दिन ढलते ढलते हम एक विशाल खुली घाटी में पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। कोई मानव बस्ती नहीं, कोई आवाज नहीं। मजबूरन हमें उसी ठंडी गीली जमीन पर रात बितानी पड़ी, उस नरभक्षी की धरती के ठीक बीचों बीच। रात करवटों में बीती। हर झाड़ी, हर सरसराहट मानो मौत की आहट हो। और दोपहर होते होते हम सानौली पहुंच गए। गांव वाले हमें देखकर जैसे जी उठे। डर और उम्मीद की मिलीजुली चमक उनकी आंखों में थी। मेरे साथियों को एक कमरा दिया गया और मुझे एक खुला मंच, ऊपर छप्पर, नीचे लकड़ी की जमीन, मानो किसी आखिरी युद्ध की तैयारी हो। सानौली एक पहाड़ी की ढलान पर बसा था। नीचे घाटी में सीढ़ी नुमा खेत थे। धान की फसल अभी अभी कट चुकी थी। घाटी के उस पार की पहाड़ी पर एक घना झाड़ झंखाड़ का जंगल फैला था। 20 एकड़ का वह इलाका, जहां मौत ने डेरा डाल रखा था। उस जंगल के ऊपर एक गांव था और दाएं कंधे पर एक और। बाएं तरफ एक तीखी घास से ढकी पहाड़ी घाटी को बंद करती थी, यानी वह झाड़ झंखाड़ 3 ओर से खेती से घिरा था और चौथी ओर खुला मैदान, एक आदर्श शरण स्थली उस शिकारी के लिए। नाश्ते की तैयारी हो रही थी और गांव के लोग मुझे घेर कर बैठ गए, डर, दर्द और दहशत की कहानियां लिए। मार्च के उत्तरार्ध से अप्रैल के मध्य तक 4 इंसानों को उस नरभक्षी ने मौत के घाट उतारा था। पहला शिकार पहाड़ी के कंधे वाले गांव में, दूसरा और तीसरा उस ऊंचाई वाले गांव में, और चौथा यहीं सानौली में। चारों को रात के अंधेरे में मारकर 500 गज दूर उस झाड़ झंखाड़ में घसीट ले गया था, जहां वह आराम से उन्हें खाता रहा। गांव वालों के पास कोई हथियार नहीं था और डर इतना गहरा कि कोई शव लेने तक नहीं गया। आखिरी शिकार 6 दिन पहले हुआ था और सबका यकीन था वह तेंदुआ
अब भी उसी झाड़ झंखाड़ में छिपा बैठा है, इंतजार में। उस दिन दोपहर को जिस गांव से हम गुजरे थे, वहीं से मैंने 2 जवान नर बकरियां खरीदी थीं। शाम होते होते मैंने उनमें से छोटी बकरी को लिया और उसे उस झाड़ झंखाड़ वाले रास्ते के किनारे बांध दिया, यह परखने के लिए कि क्या वाकई वह तेंदुआ अब भी उसी घने आवरण में छिपा बैठा है जैसा गांव वालों ने दावा किया था। मैं खुद उस बकरी के पास नहीं बैठा, क्योंकि वहां कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर बैठकर निगरानी रखी जा सके। ऊपर से आसमान में बादल उमड़ने लगे थे और रात में बारिश की आशंका थी। मेरे लिए जो मंच तैयार किया गया था वह चारों ओर से खुला था, इसलिए दूसरी बकरी को मैंने उसी मंच के पास बांध दिया, यह सोचकर कि अगर तेंदुआ रात में गांव में आया तो शायद उसे एक कोमल बकरी ज्यादा भाएगी, बजाय किसी कठोर इंसान के। रात गहराती रही और मैं सुनता रहा। दोनों बकरियां एक दूसरे को पुकारती रहीं। उनकी आवाजों में कोई घबराहट नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं। इससे मुझे यकीन हुआ तेंदुआ सुनने की दूरी में नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह लौटेगा नहीं। उम्मीद के सहारे मैं सो गया, मन में एक ही सवाल, क्या आज रात वह आएगा। रात में हल्की फुहार पड़ी और सुबह जब सूरज निकला तो आसमान एकदम साफ था। हर पत्ता, हर तिनका ओस की बूंदों से चमक रहा था। हर चिड़िया जैसे दिन का स्वागत गीत गा रही हो। मंच के पास वाली बकरी एक झाड़ी से पत्ते खा रही थी, बीच बीच में मिमिया रही थी। लेकिन घाटी के उस पार वाली बकरी एकदम चुप। मैंने नौकर से कहा, नाश्ता गरम रखना, और घाटी पार कर उस जगह पहुंचा जहां छोटी बकरी को बांधा था। वहां पहुंचते ही मेरी सांसें थम गईं। बकरी गायब थी, रस्सी टूटी हुई थी और जमीन पर खून के निशान। साफ था बारिश से पहले ही तेंदुआ आया था, बकरी को मारकर रस्सी तोड़ी और शिकार को घसीटते हुए ले गया। बारिश ने घसीटने के निशान मिटा दिए थे, लेकिन मुझे पता था वह शिकार कहाँ गया होगा। उस घने झाड़ झंखाड़ में जहां मौत छिपकर बैठी थी। शिकार के बाद तेंदुए या बाघ का पीछा करना यह खेल नहीं, एक जुनून है, एक ऐसा रोमांच जो हर सांस को तेज कर देता है। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब हालात साथ दें, और यहाँ हालात बिल्कुल खिलाफ थे। झाड़ झंखाड़ इतना घना था कि बिना आवाज किए आगे बढ़ना नामुमकिन था। गांव लौटकर मैंने नाश्ता किया, लेकिन मन में बेचैनी थी। मैंने गांव वालों को बुलाया। मुझे आसपास के इलाके की जानकारी चाहिए थी। मुझे उस शिकार की जगह पर जाना था, यह देखने कि क्या तेंदुए ने इतना छोड़ा है कि मैं वहां बैठकर उसका इंतजार कर सकूं। लेकिन ऐसा करते हुए उसे परेशान करना तय था। मेरा सवाल था, क्या आसपास कोई और घना जंगल है जहां वह भाग सकता है। गांव वालों ने बताया, ऐसा कोई ठिकाना 2 मील से पहले नहीं है, और वहां पहुंचने के लिए तेंदुए को एक खुली खेती वाली जमीन पार करनी होगी, दिन के उजाले में, खतरे से भरी। दोपहर को मैं फिर उस झाड़ झंखाड़ में पहुंचा और वहां से 100 गज दूर जहां उसने बकरी को मारा था, मुझे मिला सिर्फ उसका बचा खुचा हिस्सा, खुर, सींग और पेट का एक टुकड़ा। साफ था तेंदुआ वहीं था, कहीं पास, और दिन के उजाले में वह 2 मील दूर जंगल की ओर नहीं जाएगा। मैंने कई घंटे उस तेंदुए का पीछा किया। मेरी मददगार थी बुलबुलें, ड्रोंगो, थ्रश और सिमिटार बैबलर। हर एक पक्षी उसकी हर हरकत की खबर मुझे दे रहा था। जंगल की खामोशी में उनकी आवाजें जैसे किसी अदृश्य शिकारी की पदचाप। अब कोई पूछे कि मैंने तीनों गांवों के लोगों को इकट्ठा क्यों नहीं किया,
और तेंदुए को खुले मैदान की ओर क्यों नहीं हाँका, तो जवाब है, यह आत्मघाती होता। जैसे ही तेंदुए को एहसास होता कि उसे खुले में धकेला जा रहा है, वह पलटता और जो भी सामने आता उसका शिकार बन जाता। यह तेंदुआ सिर्फ शिकारी नहीं था, यह मौत था जो अपनी शर्तों पर खेलता था। तेंदुए पर निशाना साधने की मेरी कोशिश नाकाम रही और जब मैं गांव लौटा तो जैसे शरीर ने हार मान ली। मलेरिया ने मुझे जकड़ लिया और अगले 24 घंटे तक मैं उस खुले मंच पर बेसुध पड़ा रहा। न होश, न हिम्मत। हर पल जैसे मौत की परछाई मेरे सिरहाने मंडरा रही हो। अगली शाम तक बुखार उतर चुका था और मेरी सांसों में फिर से शिकार की आग जल उठी। पिछली रात मेरे आदमियों ने अपनी पहल पर दूसरी बकरी को उसी जगह बांध दिया था जहां पहली मारी गई थी, लेकिन तेंदुए ने उसे छुआ तक नहीं। यह मेरे लिए शुभ संकेत था, वह अब भूखा होगा। और तीसरी शाम मैं उम्मीदों से भरा फिर निकल पड़ा उस मौत की घाटी की ओर। झाड़ झंखाड़ के पास जहां 2 रात पहले बकरी मारी गई थी, वहां से 100 गज दूर एक पुराना ओक का पेड़ था। वह पेड़ 2 सीढ़ी नुमा खेतों के बीच एक 6 फुट ऊंचे किनारे से उग रहा था और पहाड़ी से दूर की ओर झुका हुआ था। उसका तना इतना ढलवाऊ था कि मैं रबर के तलवों वाले जूतों में उस पर चढ़ सका। पेड़ के तने के नीचे जमीन से 15 फुट ऊपर एक शाखा निकली हुई थी जो निचले खेत की ओर बढ़ रही थी। वह शाखा करीब 1 फुट मोटी थी, लेकिन खोखली और सड़ी हुई, बैठने के लिए बेहद असहज और जानलेवा। पर आसपास कई 100 गज तक कोई दूसरा पेड़ नहीं था और यह एकमात्र विकल्प था। मैंने जोखिम उठाया और उसी पर बैठने का फैसला किया। मेरे पास हर वजह थी यह मानने की कि जिस तेंदुए से मैं 2-2 हाथ करने जा रहा था, वह कोई आम शिकारी नहीं, बल्कि पनार का कुख्यात नरभक्षी था। झाड़ झंखाड़ में मिले पग चिन्ह वही थे जो अप्रैल में उस पगडंडी पर मिले थे जहां एक लड़की को मौत ने गले लगाया था। मैंने अपने आदमियों से लंबी कंटीली झाड़ियां कटवाई और जब मैं पेड़ की शाखा पर पीठ टिकाकर टांगें फैलाकर बैठ गया तो उन झाड़ियों को बंडल बनाकर तने पर रखा गया और मजबूत रस्सियों से कसकर बांध दिया गया। इन छोटी छोटी तैयारियों की बारीकी ही थी जिसने उस रात मेरी जान बचाई। तैयार हैं उस आखिरी टकराव के लिए। इन छोटी छोटी तैयारियों की बारीकी ही थी जिसने उस रात मेरी जान बचाई। कंटीली झाड़ियों की कई शाखाएं 10 से 20 फुट लंबी पेड़ के दोनों ओर फैली थीं। मेरे पास कोई सहारा नहीं था जिससे मैं संतुलन बनाए रख सकूं। इसलिए मैंने दोनों ओर की शाखाओं को अपने बाजुओं और शरीर के बीच कसकर दबा लिया, जैसे मौत की गोद में बैठा हो लेकिन गिरना नहीं चाहता। शाम के 5 बजते बजते मेरी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। मैं उस सड़ी हुई शाखा पर मजबूती से बैठा था, कोट का कॉलर गले तक खींचा हुआ ताकि कोई पंजा वहां न पहुंचे, और टोपी गर्दन के पीछे तक खींची हुई ताकि पीछे से कोई वार न हो सके। बकरी खेत में मुझसे 30 गज दूर एक खूंटी से बंधी थी। मेरे आदमी खेत में बैठे थे, बीड़ी पीते हुए, ऊंची आवाज में बातें करते हुए, मानो डर को चिढ़ा रहे हों। अब तक झाड़ झंखाड़ में सब शांत था, लेकिन तभी एक सिमिटार बैबलर ने तीखी चेतावनी दी। कुछ ही पल बाद सफेद
सफेद गले वाली लाफिंग थ्रश की झुंड ने चहचहाहट से माहौल को भर दिया। ये दोनों पक्षी पहाड़ों में सबसे भरोसेमंद गुप्तचर होते हैं। उनकी आवाज सुनते ही मैंने अपने आदमियों को इशारा किया, गांव लौट जाओ। वे खुशी खुशी चल पड़े, अब भी ऊंची आवाज में बातें करते हुए। और तभी बकरी ने मिमियाना शुरू किया। आधे घंटे तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सूरज गांव के ऊपर की पहाड़ी से विदा लेने लगा, दो ड्रोंगो जो मेरे ऊपर वाले पेड़ पर बैठे थे उड़ गए। वे किसी जानवर को छेड़ने लगे उस खुले मैदान में जो मेरे और झाड़ झंखाड़ के बीच था। बकरी जो अब तक गांव की ओर मुंह किए पुकार रही थी, अचानक घूम गई, मेरी ओर मुंह किया और चुप हो गई। अब मैं बकरी की आंखों से देख रहा था। उसकी हर हरकत उस जानवर की मौजूदगी का संकेत थी जिसे ड्रोंगो छेड़ रहे थे। और वह जानवर कोई और नहीं, तेंदुआ ही हो सकता था। चांद अपनी तीसरी तिमाही में थी और अंधेरे के कई घंटे बाकी थे। रोशनी की कमी में तेंदुए के आने की आशंका को देखते हुए मैंने खुद को तैयार किया था। मेरे पास थी 12 बोर की डबल बैरल बंदूक जिसमें 8 स्लग भरे थे। एक गोली से चूकने का डर था, लेकिन 8 स्लग शायद जान बचा सकें। उस दौर में भारत में रात के शिकार के लिए न तो टॉर्च का सहारा था, न बिजली की रोशनी। निशाना साधने के लिए बस एक सफेद कपड़े की पट्टी थी जो बंदूक की नली के सिरे पर बांधी गई थी। उस रात मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ थी उम्मीद, डर और वह तेंदुआ जो हर सन्नाटे में सांस ले रहा था। कई मिनट बीत गए और फिर अचानक एक हल्की सी खिंचाव महसूस हुई उन कंटीली झाड़ियों पर जिन्हें मैं कसकर थामे बैठा था। उस पल मैंने अपनी दूरदर्शिता को मन ही मन धन्यवाद दिया कि मैंने उन झाड़ियों को उस झुके हुए पेड़ से बांधने का निर्णय लिया था, क्योंकि मैं पीछे मुड़कर खुद को बचा नहीं सकता था। और मेरी टोपी व कोट का कॉलर किसी हमले के सामने बस एक मजाक थे। अब कोई शक नहीं रहा, मैं एक नरभक्षी से दो हाथ कर रहा था, और वो भी ऐसा नरभक्षी जो अपने इरादों में पूरी तरह अडिग था। जब उसे समझ आया कि वह इन कांटों को पार नहीं कर सकता, तो उसने झाड़ियों के मोटे सिरे को अपने दांतों में जकड़ लिया और उन्हें इतनी ताकत से झटकने लगा कि मेरा शरीर पेड़ के तने से टकराने लगा। हर झटका जैसे मौत की दस्तक हो। और अब दिन की आखिरी रोशनी भी आसमान से विदा ले चुकी थी। अंधेरा फैल चुका था और तेंदुआ, जिसने अपने सारे इंसानी शिकार रात के अंधेरे में किए थे, अब अपने असली रूप में था। और मैं उस अंधेरे में सबसे कमजोर प्राणी, 400 इंसानों को रात में मार चुका वह शिकारी मुझसे जरा भी नहीं डरता था। इसका सबूत था उसकी गुर्राहट, जो इतनी तेज थी कि गांव में बैठे मेरे साथी भी उसे सुन सकते थे। बाद में उन्होंने बताया, उस आवाज ने उन्हें भीतर तक डरा दिया था। लेकिन मेरे लिए वह गुर्राहट राहत थी, क्योंकि वह मुझे बता रही थी तेंदुआ कहाँ है और क्या कर रहा है। सबसे डरावना पल तब आता जब वह चुप हो जाता, क्योंकि तब मैं नहीं जानता था कि उसका अगला कदम क्या होगा। कई बार उसने इतनी जोर से झाड़ियों को खींचा कि मैं लगभग गिर ही गया, और फिर अचानक उन्हें छोड़ देता, जिससे मेरा संतुलन डगमगाने लगता। अब जब अंधेरा पूरी तरह छा चुका था और मेरे पास थामने को कुछ स्थिर नहीं था, मुझे पूरा यकीन था अगर वह एक छलांग लगाता तो मुझे गिराने के लिए बस एक हल्का सा स्पर्श ही काफी होता। एक बार फिर सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो नसों को जकड़ ले, सांसों को थाम ले, और फिर अचानक जैसे मौत ने छलांग लगाई हो,
ऊंचे किनारे से कूद पड़ा और बकरी की ओर बिजली सी दौड़ पड़ा। मैंने जानबूझकर बकरी को पेड़ से 30 गज दूर बांधा था, इस उम्मीद में कि अगर तेंदुआ रोशनी रहते आया तो मैं उसे बकरी तक पहुंचने से पहले मार सकूं। लेकिन अब अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। बकरी जो सफेद थी अब बस एक धुंधली परछाई लग रही थी। मैं उसे बचा नहीं सकता था। मैंने इंतजार किया जब तक उसकी तड़प थम नहीं गई। फिर जहां मुझे लगा तेंदुआ होगा वहां निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज के साथ एक गुस्से भरी गुर्राहट गूंजी और फिर एक सफेद चमक दिखी। तेंदुआ उल्टा गिरा और दूसरे ऊंचे किनारे से नीचे खेत की ओर गायब हो गया। अगले 10-15 मिनट में सांस रोककर सुनता रहा। कोई आहट, कोई हलचल। फिर मेरे आदमियों ने आवाज दी, क्या हम आ सकते हैं? अब वे आ सकते थे बशर्ते ऊंचाई वाले रास्ते से आए। मैंने उन्हें कहा, चीड़ की मशालें जलाओ और मेरे निर्देशों का पालन करो। ये मशालें 12 से 18 इंच लंबी रेजिन से भरी हुई चीड़ की लकड़ी की फांकें होती हैं जो जिंदा पेड़ से काटी जाती हैं। इनकी रोशनी तेज होती है और कुमाऊं के दूर दराज गांवों में यही एकमात्र उजाला है जो रात को रास्ता दिखाता है। काफी शोर और दौड़ भाग के बाद 20 आदमी हर एक के हाथ में जलती मशाल गांव से निकले। उन्होंने मेरी बात मानी। खेतों के ऊपर से घूमते हुए पीछे से मेरे पेड़ तक पहुंचे। तेंदुए ने जिन रस्सियों को खींच खींच कर कसा था वे इतनी कस गई थीं कि उन्हें काटना पड़ा। कांटों को हटाने के बाद कुछ लोग पेड़ पर चढ़े और मुझे नीचे उतारा, क्योंकि उस सड़ी हुई शाखा पर बैठने से मेरे पैरों में ऐंठन आ चुकी थी। उस रात मैंने तेंदुए को देखा नहीं, लेकिन उसकी गुर्राहट, उसकी छलांग और उसकी खामोशी, सब कुछ मेरे भीतर उतर चुका था। जैसे ही मशालों की संयुक्त रोशनी फैली, वह खेत जगमगा उठा जहां मरी हुई बकरी पड़ी थी। लेकिन उसके आगे की सीढ़ी नुमा जमीन अब भी अंधेरे में डूबी थी, जैसे वहां कुछ छिपा हो, सांसें रोककर बैठा हो। बीड़ी बांटी गई और मैंने आदमियों को बताया, मैंने तेंदुए को घायल तो किया है, लेकिन कितना गंभीर यह नहीं जानता। अब हम गांव लौटेंगे और सुबह उसकी तलाश करेंगे। इस पर निराशा की लहर दौड़ गई। किसी ने कहा, अगर तेंदुआ घायल हुआ है तो अब तक मर चुका होगा। हम इतने सारे हैं और आपके पास बंदूक है, कोई खतरा नहीं। दूसरे ने कहा, कम से कम खेत के किनारे तक तो चलें, देखें कहीं खून की लकीर तो नहीं छोड़ी उसने। बहस चली डर और हिम्मत के बीच और अंततः अपने बेहतर निर्णय के खिलाफ मैंने हामी भर दी। ठीक है, खेत के किनारे तक चलेंगे। वहां से नीचे की सीढ़ी नुमा जमीन दिखेगी। लेकिन एक शर्त पर मैंने उन्हें वादा करवाया, तुम सब मेरे पीछे पंक्ति में चलोगे, मशालें ऊंची रखोगे और अगर तेंदुआ हमला करे तो कोई भागेगा नहीं, मुझे अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ेगा। उन्होंने वादा किया पूरे विश्वास से। मशालों को फिर से जलाया गया। अब वे तेज रोशनी दे रही थीं और हम चल पड़े, मैं सबसे आगे और वे 5 गज पीछे। 30 गज बकरी तक और 20 गज खेत के किनारे तक हम धीरे धीरे बढ़े, एकदम खामोशी में, जैसे हर कदम मौत की जमीन पर रखा जा रहा हो। बकरी तक पहुंचे। अब खून की लकीर ढूंढने का समय नहीं था। नीचे का खेत धीरे धीरे दिखने लगा। जितना हम किनारे के पास पहुंचे उतना ही ज्यादा हिस्सा उजागर होता गया और फिर जब सिर्फ एक पतली पट्टी अंधेरे में बची थी, तभी गुर्राहटों की एक श्रृंखला के साथ तेंदुआ किनारे से छलांग मारता हुआ सामने आ गया। वो अब छिपा नहीं था, वो सामने था, पूरा जीवित और गुस्से से भरा।
तेंदुए की गुर्राहट में कुछ ऐसा होता है जो रूह तक को थर्रा देता है। वह गुस्से से भरी आवाज, जैसे जंगल खुद चेतावनी दे रहा हो कि मौत आ रही है। मैंने देखा है बाघ के सामने अडिग खड़े हाथियों की कतार को भी तेंदुए की दौड़ती गुर्राहट से पलटते और भागते हुए। इसलिए मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई जब मेरे साथी, जो सभी निहत्थे थे, एक साथ मुड़े और अंधेरी की ओर भाग खड़े हुए। मेरे लिए सौभाग्य की बात यह रही कि भागने की हड़बड़ी में वे आपस में टकरा गए। उनके हाथों में ढीली पकड़ी हुई चीड़ की जलती फांकें जमीन पर गिर गईं और अब भी टिमटिमा रही थीं। उसी रोशनी ने मुझे वह पल दिया जब मैंने अपनी बंदूक उठाई और तेंदुए के सीने में स्लग्स की पूरी चार्ज उतार दी। गोली की आवाज सुनते ही भागते कदम थम गए और फिर किसी ने धीमे से कहा, नहीं, वो हमसे नाराज नहीं होगा। वो जानता है इस शैतान ने हमारी हिम्मत को पानी बना दिया है। हाँ, मैं जानता था। उस पेड़ पर बिताई रात ने मुझे सिखा दिया था कि नरभक्षी का डर इंसान की हिम्मत को चुरा लेता है। और अगर मैं मशाल उठाए खड़ा होता तो शायद मैं भी सबसे तेज भागता। इसलिए मुझे किसी से नाराज होने का कोई कारण नहीं था। कुछ देर बाद जब मैं तेंदुए की लाश का निरीक्षण करने का नाटक कर रहा था ताकि उनके संकोच को थोड़ा आराम मिले, वे 2-2, 3-3 की टोली में लौटने लगे। जब सब इकट्ठा हो गए, मैंने बिना ऊपर देखे पूछा, क्या तुम बांस की लकड़ी और रस्सी लाए हो जिससे तेंदुए को गांव ले जाया जा सके? हाँ, उन्होंने उत्साह से कहा, हमने पेड़ के नीचे छोड़ दी थी। तो जाओ और ले आओ, मैंने कहा। अब मुझे गांव लौटना है, एक गर्म चाय की प्याली के लिए। उत्तर से आती ठंडी रात की हवा मलेरिया का एक और दौरा ले आई थी और अब जब सारा रोमांच खत्म हो चुका था, मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना भी मुश्किल लग रहा था। उस रात, वर्षों बाद, सानोली के लोग चैन की नींद सोए और तब से वे डर से आजाद हैं। इस तरह पनार के आदमखोर तेंदुए का अंत हुआ और उसके साथ ही उस घाटी से आतंक और मौत का साया भी हमेशा के लिए मिट गया। गांव वाले जो सालों से खौफ में जी रहे थे, अब चैन की सांस ले सके। दोस्तों, आज की यह रोमांचक दास्तान यहीं समाप्त होती है। आप सभी के प्यार, सहयोग और साथ के लिए दिल से धन्यवाद। वादा करता हूँ अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और रहस्यमयी जंगल की कहानी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए।